हेलो एवरीवन, होप एवरीथिंग इज़ वेल। तो हम लोग आज पार्ट 4 करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे टॉपिक जो है ये हर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, अलग पीसीएस हो गए, कुछ बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी। तो ये सारे एग्ज़ाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वेटेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को ये जानना है कि अभी करेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किस तरह से इनका रोल चेंज हो रहा है, इनका क्या क्या योगदान अभी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, इनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं इसका स्पेशली जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अभी जो 11 जेपीएससी का मेंस होना है इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो 14 जेपीएससी होगा इन फ्यूचर, रिसेंट ही इसके बाद 11 जेपीएससी के बाद आएगा, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इसको देख सकते हैं। इसमें मैं अभी करेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सारा जितने भी मोस्ट ऑफ द एग्जांपल ऐड करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पीरियड में जितने अच्छा खासा एग्जांपल हम लोग देते हैं उतना हमारे जो दिखाता है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, ठीक है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग करेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें देखना होता है कि किस तरह से सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। और अलग अलग जैसे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इनका सिलेक्शन किस तरह से होता है, ये सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इनका सिलेक्शन, ठीक है। कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है सिविल सर्वेंट के लिए, तो ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग डेलीगेशन, उसी तरह से सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, अभी इसका ओरिजिन कैसे हुआ। आपको पता है कि सिविल सर्वेंट को ही, ब्यूरोक्रेसी को ही अपना, एक सेकेंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोले थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट है, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस। और हम लोग उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, इसको द एंड करेंगे। और इसके बाद फर्दर हम लोग साइंस एंड टेक लाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे एंड आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डेली कंटिन्यू बेसिस पे इसको समझ सकेंगे और ये आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट टॉपिक हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं तो ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्रूटमेंट से इंपॉर्टेंट मैटर है, इसका ये रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये जो पब्लिक सर्विस का जो अगर हम लोग बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो रहते हैं, तो ये पब्लिक सर्विस करके लोगों का जितना भी ऐसे एक तरह से बोल सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहते हैं, इनका डिटोरिएशन जिस तरह से होता है उसको रोकने में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। पब्लिक सर्वेंट का अलग अलग पॉलिसीज़ पहुंचाने में, तो इनका बहुत ही बड़ा रोल है ये अपने कंट्री में, ठीक है। तो इस कारण से आप समझ सकते हैं। और जब आप अगर सिविल सर्विस आप पीसीएस क्रैक कर रहे हैं तो आप भी एक सिविल सर्वेंट ही हैं, ठीक है, बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसी में आगे इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसका रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट जो है ये बैकबोन ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो है अलग अलग इनका फंक्शन देखने को मिलता है, अलग अलग इनका क्वालिटी है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आप चाहो तो इसका इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो इंडिविजुअल लेवल पे जो हैं इनका अलग अलग एफिशिएंसी और अनडिजर्विंग ना होकर के एक बोल सकते हैं कलेक्टिव मैनर में कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये सोसाइटी के लिए, ठीक है। और एक टीम वर्क जब करते हैं ये सारे सिविल सर्वेंट मिल करके, तो एक सेप फॉर्मेशन करते हैं अपने कंट्री के लिए, किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो ठीक है। तो यही इसमें था। बाकी हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस किस तरह से है रिक्रूटमेंट का। ये मैन पावर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं वही बताया, टीम वर्क के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चीज़ होता है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट से पहले का बात किया जाए तो ये प्लानिंग इसेंशियल है, ठीक है, कि कितना ज़रूरी है, किस फील्ड में कितने कमी है सिविल सर्वेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आता है, वैकेंसीज आते हैं, रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि इतने फिल किया जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्क होता है, ठीक है। उसी तरह से है फिर इसका अगर हम लोग बात करते हैं अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट लिटरेचर, ठीक है। तो ये क्रिएट करता है और अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल कैंडिडेट को, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेज होते हैं इसमें, प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बोल सकते हैं कि आप में अगर क्वालिटी है तो ही आप इस चीज़ में सिलेक्शन हो करके और आप कंट्री के लिए आप हेल्प करते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट लिटरेचर में समझते हैं। फिर उसी तरह से है टारगेट सेक्टर एंड पीपल, ठीक है। तो ये सुटेबल कैंडिडेट जो होते हैं जो कि विद इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है। साइंटिफिक टेस्टिंग किया जाता है। साइंटिफिक टेस्टिंग इट मीन्स कि आपका एप्टीट्यूड, अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी में तो अलग ही एक रहता है सीसेट, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्लेसमेंट ये इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को असाइन किया जाए राइट जॉब, ठीक है। तो ये चीज़, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ नहीं दिया जा सकता है है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए हैं वही आपको मिलेगा। क्योंकि अगर सिलेक्शन प्रोसेस में भी देखा जाता है कि पोस्ट वाइज प्रेफरेंस दिया रहता है कि आपका जैसा मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। तो यहाँ से बात ये है कि एक टाइम पीरियड भी रहता है, उससे पहले ट्रेनिंग से पहले दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, तो ये चीज़ जो होता है यहाँ से असाइन किया जाता है। अब देखते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन रिक्रूटमेंट। देखिए, अगर आप एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप डिजिटल का कहीं भी मेंशन करते हैं, क्योंकि अभी एक डिजिटल एरा चल रहा है, कोई भी आंसर देते हैं आप डिजिटल का मेंशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक यूनिक आंसर लगता है। तो यहाँ पे भी है डिजिटल का, जैसे डीओपीटी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये इंडिया में देखने को मिलता है, जिसका कि मेन फोकस रहता है कि रिक्रूटमेंट से लेकर के ट्रेनिंग से रिलेटेड कैरियर डेवलपमेंट एंड स्टाफ वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किया जाता है, यहाँ देखने को मिलता है डीओपीटी के अंदर ये सारा चीज़ वर्क असाइन रहता है, ठीक है। उसी तरह से डिजी लॉकर और उमंग का बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस में इनका रोल है, या फिर एक पब्लिक वेलफेयर में एक तरह से रोल है। आपको पता है आप डिजी लॉकर भी यूज़ करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको आप स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं, कहीं भी एक्सेसिबल कर सकते हैं इसका, ठीक है। उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड स्क्रीनिंग, ठीक है। ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना रोल रहता है। अब देखते हैं फंक्शन एंड रोल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी जो सिविल सर्विस का सबसे एक बोल सकते हैं रिप्यूटेटिव पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसका अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 320 में जो है इसका फंक्शन मेंशन किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो आर्टिकल 320 में आप इसको ध्यान रख सकते हैं वन वर्ड के लिए। तो आर्टिकल 320 में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस तरह से यूनियन और पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट का चुनाव किया जाना है, उनका रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है वेरियस पोस्ट के लिए, जैसे कि इसमें देखा जाए तो आईएएस के लिए ऑल इंडिया सर्विस होता है, ठीक है। और सेंट्रल सिविल सर्विसेज होता है जिसमें कि ग्रुप ए और बी सर्विस आते हैं। और बाकी इसमें जो है इनका एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझना है। बाकी तो ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ऐसा पूछा भी जाता है तो आईएएस आ जाता है, आईपीएस एंड आईएफएस सर्विसेज जो है ये इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में होता है, ठीक है। और सेंट्रल सर्विस का बात करते हैं तो यूपीएससी जो रिक्रूट करता है ऐसे ऑफिसर्स को, ये अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये वाइड रेंज इनका फील्ड रहता है, जैसे कि फाइनेंस में हो गया, डिफेंस के लिए हो गया, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि यूपीएससी ही ऐसे एग्ज़ाम को भी रिक्रूट करती है, ठीक है। और असिस्टिंग स्टेट्स जो है, कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट और प्लान को लाती है, ठीक है, कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सिविल सर्विस का जो है स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन सेट रहता है और आपको ये सारे चीज़ के बारे में तो ये पता ही है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसका रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। तो इसका ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और इसका बात करते हैं कि यूपीएससी का उसी तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आर्टिकल 315 से 323 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर्स जो है वो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इतना आप समझ सकते हैं वन वर्ड के लिए भी। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी तरह से है कि इनका जो है जिस लेवल पे अगर किया जाता है यूपीएससी का उसी तरह से ये किया जाता है, तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा उसको मैं करूँगा। और अगर आप चाहेंगे कि और डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, गवर्नर को सौंपते हैं कि किस तरह से उनका परफॉर्मेंस है सारा सिविल सर्विसेज का, ठीक है। वॉच डॉग एंड मेरिट का अगर बात करते हैं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक तरह से मेरिट ऑफ सिस्टम जो भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उस पर वॉच करती है, ठीक है, कि उनका सिलेक्शन कैसे करना है, कितना आपके पास क्वालिफिकेशन है, उस लेवल का आपके पास है कि नहीं, तो इस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विस सर्वेंट, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग आपको पता है कि अगर हम लोग यूपीएससी का बात करते हैं तो आईएएस का ट्रेनिंग लवैसना में देखने को मिलता है, ठीक है। और आईपीएस का ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ये लवासना में देखने को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये आप मैसूरी में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्वेंट का। ये अगर हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स, तो यहाँ पे बेसिकली आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जो होता है ये 4 मंथ के लिए इनका यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद जो होता है इनको आईपीएस के लिए फिर अलग ही कर दिया जाता है, आईएफएस के लिए अलग है, तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को देखना है। फिर आईएएस का ट्रेनिंग जो है ये आईएएस ट्रेनिंग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं लवासना में, ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पे अप्रोक्स क्या मतलब 2 साल के लिए इनका ट्रेनिंग यहाँ पे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत दर्शन किया जाता है गवर्नमेंट के फ्री, मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के पैसा से आपको भारत दर्शन देखने को मिलता है, पूरे भारत में भ्रमण किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग वहाँ से देखने को सिचुएशन और किस तरह से क्या चल रहा है देश में, क्या अलग अलग उनका कल्चर क्या है, लोग कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व करके और यहाँ पे लिस्ट भी प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो भारत दर्शन भी करना यहाँ पे होता है। फिर यही है, बाकी इसमें अगर हम लोग बात करते हैं आईपीएस का ट्रेनिंग में, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल में कंटिन्यू होता है, ठीक है। जो कि हैदराबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। इनका मेन होता है कि लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट जो भी ऐसे रिलेटेड रहते हैं, इनके सारा चीज़ ट्रेनिंग, और ये पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरह से करना है यहाँ पे किया जाता है ट्रेनिंग में। और आईएफओएस, ठीक है, ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होता है आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। तो इसका जो है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये देहरादून में देखने को मिलता है इनका ट्रेनिंग। और जो भी ऐसे वाइल्ड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। आईएफएस का बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में इनका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। बाकी जो है एक आईआरएस जो होता है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको सर्विसेज इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स नागपुर में इनका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक इन फरीदाबाद, ये दोनों में से कहीं पे देखने को मिलता है इनका ट्रेनिंग। बाकी तो है अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटीज़ का बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये भी सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ऊपर वाला तो खैर ठीक था, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है विजन एंड क्लैरिटी, ठीक है। इसमें जो होता है इफेक्टिव लीडर्स का हैव अ क्लियर विजन ऑफ देयर गोल, ठीक है, कि करना क्या है, लोगों को किस तरह से मदद करना है, किस लेवल पे हम लोग को सुधार लाना है, ये चीज़ विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लीडरशिप एंड इट्स क्वालिटीज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं कि अगर आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, तो एक ऐसे आईएएस ऑफिसर थे, वहाँ का अगर बात करते हैं जहाँ पे इनका पोस्टिंग था, रोड इतना ख़राब था, ठीक है। बहुत दिन से ऐसा था जहाँ की सिचुएशन बहुत बुरे थे, लोग का चलना थोड़ा सा मुश्किल था। उसमें क्या किया गया कि इनके इनके एफर्ट के थ्रू, ठीक है, वहाँ का बिना गवर्नमेंट का हेल्प लिए, बिना गवर्नमेंट के फंडिंग किए, लोगों के मदद से, अपने मदद से, ये जो है यहाँ पे अच्छा खासा रोड का एक तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया। और वहाँ के लोगों का जो लोकल लोग थे, उनके उनके मदद से उनके लिए अच्छा खासा फिर से रूट तैयार किया गया। और वो फाइनली एक तरह से बोल सकते हैं ये लीडरशिप का ही एग्जांपल आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, विज़न और क्लैरिटी होना चाहिए सिविल सर्वेंट में। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो आप सही से किसी भी चीज़ को, अपना वर्क सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप जब सिविल सर्विस ऐसा है कि फील्ड में बहुत सारे ऐसे डाइवर्स सिचुएशन देखने को मिलते हैं, लोगों का मदद करना, ठीक है। तो आप इस तरह से केस स्टडीज़ बना सकते हो, ठीक है, आंसर में लिखने में। तो ये जो लीडर्स होते हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने इमोशंस के थ्रू कि लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम उस जगह पे खुद को रख के एक तरह से देखा जाता है
है कि हाँ, अगर उस जगह पे मैं रहता तो किस तरह से मेरे साथ सिचुएशन रहता। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सॉल्यूशन निकालने में आसानी होता है और अच्छे से सॉल्यूशन जुडिशियसली निकाला जा सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवली सुनना रहता है, ठीक है, एम्पैथी दिखाना रहता है कि हाँ, आपको इस चीज़ का जो भी समस्या है उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सारा चीज़ इनका क्वालिटी देखने को मिलता है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का बात करते हैं तो लीडर्स जो होते हैं ये नेविगेट करते हैं और चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए लीडर्स में, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अगर ये सिविल सर्विसेज जैसे एक तरह से वर्क प्रोफाइल में देखा जाए तो ट्रांसफ़र भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है एक जगह से दूसरे जगह, हर एक जगह अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो जो अनसर्टेनिटी और रेजिलियंस, ये दोनों में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है डिसिसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी का बात किया जाए तो ये अकाउंटेबिलिटी तो मेंटेन करना जरूरी ही रहता है इस चीज़ में, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के क्लियर विजन और जो एक तरह से आपका जो क्या गोल है उसको अचीव किया जा सकता है। करेज एंड रिस्क टेकिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्वेंट के पास होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास करेज नहीं है तो आप उस चीज़ को किसी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको टेक ओवर नहीं करोगे, ठीक है। और उसको लेने से पहले डरोगे कि हाँ, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है, इस चीज़ को चैलेंज फेस करने में ये जो करेज एंड रिस्क टेकिंग वाला बिहेवियर जो है ये मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इंटीग्रिटी एंड इथिक्स, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी नहीं रहेगा तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। कोई भी ऐसे आपका जो वर्क असाइन किया गया उसको एक अच्छे बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रिटी एंड इथिक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके वर्क में, ठीक है। ये इथिकल स्टैंडर्ड जो होल्ड किए रहता है, तो ठीक है, ये किसी भी चीज़ को ऑनेस्टी और फेयरनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ उसको किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी वर्क को। रेजिलियंस एंड परसिवरेंस का बात करते हैं तो ये बाउंस बैक करने में मदद करता है। जैसे क्या होता है कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं अपना करंट सिचुएशन, अगर एस्पिरेंट का बात करते हैं तो एस्पिरेंट जो रहते हैं थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, मतलब उनको कभी कभी लगता है कि क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ में कि आप उस चीज़ से, ठीक है, इसको तो मना नहीं किया जा सकता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, कभी कभी कि टॉप लेवल पे कि मेरा सिलेक्शन होगा, फिर कभी लगेगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, इतने सारे कंपटीशन है, इतने सारे कंपटीटर है, ठीक है। तो लेकिन वही इस चीज़ को कैसे सेटबैक को फिर से बाउंस बैक करना है, ये आपके पास शो करता है कि हाँ, आपके पास करेज है, आप रेजिलियंस है, आप परसिवरेंस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ये पॉजिटिव आउटलुक दिखाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। बाकी तो ज़्यादा कुछ खासा नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द सम चैलेंजेस फेस्ड बाय लीडर्स इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए कुछ चैलेंजेस फेस किए जाते हैं लीडर्स, तो आपको पता है कि अपने आप सिविल सर्वेंट जो रहते हैं, बहुत सारे इनके पास सिचुएशंस आते हैं, इनके अपने प्राइवेट रिलेशंस में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, पब्लिक रिलेशंस में आते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है बहुत सारे ऐसे इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि शॉर्टफॉल इन पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल में शॉर्टफॉल का क्या चैलेंजेस रहा, बहुत सारे हैं चैलेंजेस और कुछ कंसिक्वेंसेस है। जैसे कि ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ पर्सनल का बात करते हैं तो ये मिड लेवल और हायर लेवल सर्विसेज में देखने को मिलता है। जैसे इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है कि अगर हम लोग सर्विस डिलीवरी डिले देखने को मिल रहा है, जैसे बर्डन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बहुत सारे हैं कि उनका ट्रेनिंग हुआ, वो सिलेक्शन हो गया उनका, फिर उसके बाद वो अपने लेवल पे उसको है कि लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उस चीज़ को, तो रिज़ाइन दे देते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि एक तरह से होता है कि चैलेंजेस फेस, और वो जो इनका पोस्ट रहता है वो वैक्यूम हो जाता है। तो बाकी वही जिस पर्पस के लिए इनका सिलेक्शन हो रहा था वो फुलफिल नहीं किया गया, तो बर्डन तो होगा ही आगे वाले स्टाफ पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि मैंने अभी जैसे बताया कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो देखने को मिलता है ऑफिसर्स के बीच में, एक अलग ही चैलेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट को डीमोटिवेट करता है, ठीक है। और इस तरह से जो होता है ये ब्यूरोक्रेसी पे जो पब्लिक ट्रस्ट रहता है वो भी अंडरमाइनिंग होने लगता है। एक लैक ऑफ स्पेशलाइज स्किल, जैसे क्या है कि अभी देखा जाए तो हर एक फील्ड में जो भी ऐसे हैं अच्छा बड़ा बड़ा जो पोस्ट है वहाँ पे सिविल सर्वेंट का ही इंपॉर्टेंट दबदबा और रोल है, ठीक है। जैसे आप एजुकेशन में भी देखो तो आईएएस का टॉप मोस्ट पे रहता है, मेडिकल फील्ड में भी देखो तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन का कारण जो रहता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो है डिटैचमेंट फ्रॉम द पब्लिक, ये भी है, पब्लिक से डिटैचमेंट, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है इसके कारण, और ग्राउंड रियलिटी से उनको पता नहीं रहता। कभी कभी होता है कि जिस फील्ड से वो नहीं आए रहते तो उनके
आइडिया नहीं रहता है, तो पब्लिक से कनेक्ट करने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो जाता है। करप्शन जो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है। जैसे हाई लेवल ऑफ करप्शन देखा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में, तो इसका क्या कारण हो जाता है? तो ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एक हैम्पर होता है, तो ये सारे चीज़ का चैलेंजेस देखने को मिलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या चैलेंजेस है? तो जो भी ऐसे डिसीजंस ऑफिसर्स के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी अगर शो नहीं करते हैं, तो इसका भी अलग कंसिक्वेंसेस देखने को मिलता है। जैसे ठीक, जैसे पब्लिक ट्रस्ट जो होता है ये इरोड होता है, ठीक है, और पावर का मिसयूज किया जाता है इनके थ्रू, तो ये भी यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी तो ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉई मोरल एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, देखिए मैं ये जो करा रहा हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे ऐड कर दिया था, बट उतना एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ है यहाँ पे, जैसे व्हाट आर द सम इनोवेशन अप्रोच टू इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज वेल, ठीक है, वेल बीइंग इन गवर्नमेंट एजेंसी। जैसे होता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉई एम्पावरमेंट करना, चॉइस एजेंसी, ठीक है, प्रोएक्टिव बिहेवियर, ये सारा चीज़ जो है इनको एम्पावर करने में हेल्प करता है। हेल्थ एंड वेल बीइंग प्रोग्राम ला करके, जैसे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ठीक है, ये सारा चीज़ फ्लेक्सिबल आवर, ये नहीं कि उनको पूरे के पूरे दिन किए वर्क दिए जा रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उनके लिए भी हेल्थ पे ध्यान रख करके इनको फ्लेक्सिबिलिटी देना ज़रूरी है, वेलनेस इनिशिएटिव लाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सिविल सर्वेंट को थोड़ा सा हेल्प हो सके और वो अपना एक प्रोडक्टिव अपना आवर दे सके, ठीक है। रिकग्निशन एंड अप्रीहेंशन अप्रिसिएशन का बात करते हैं, ठीक है। तो रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन, जैसे कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छा अपने फील्ड में वर्क किया है, तो उनको रिकग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना, अवार्ड देना, ये सारा चीज़ होना चाहिए, तब जा कर के एक वो भी अच्छा गुड फील करते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, टाइम टाइम पे स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्लियर बाउंड्रीज और फ्लेक्सिबल लीव पॉलिसीज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि पूरे के पूरे दिन लगे पड़े हैं, ठीक है, उनको एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए, तब जा कर के वो और प्रोडक्टिविटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ अपने वर्क को कंटिन्यू कर सके, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से पूछा जाता है, टू द पॉइंट। तो देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है बेसिकली ट्रांसफरिंग अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम हायर लेवल मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यही देखा जाता है, जैसे कि एक अपर लेवल पे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर्स हैं, फिर उसके बाद नीचे लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट इनके देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो भी इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, और किस तरह से डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है, तो ये चीज़ होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में देखने को मिलता है। पर्पस क्या होता है बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, ठीक है। तो ये पर्पस जो होता है, ये मैनेजर को फोकस और स्ट्रेटजिक टास्क दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि सब ऑर्डिनेट जो होता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से किया कर सके, ठीक है। ये सबसे ग्राउंड लेवल पे है, तो ये अपना वर्क करके आगे सौंपेगा, आगे वाला आगे सौंपेगा, इस तरह से इफेक्टिवली अपर डिसीजन में एक हेल्प करता है, ठीक है। बेनिफिट का बात करते हैं, तो बेनिफिट में बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में स्पीड अप लाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर सारा वर्क एक ही पर्सन को दे दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, डिसीजन अच्छे से नहीं लिया जाएगा, कुछ लूप होल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस सारे चीज़ को जो है ठीक करने में यहाँ पे ये मदद करता है, और ये जो है कि स्किल, एम्प्लॉय की स्किल को भी डेवलप करता है अपने अपने लेवल पे, और बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज लेवल पे, अपने अपने लेवल पे ये हेल्प करता है। फिर इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज करता है। एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, तो डिपार्टमेंटल हेड डेलीगेट्स बजट अप्रूवल अथॉरिटी टू टीम लीडर। जैसे क्या होता है कि अगर बजट अप्रूवल का भी बात करते हैं, तो ये नहीं कि जो अपर लेयर पे बैठे हुए हैं अधिकारी केवल यही डिसाइड कर ले हर चीज़ को, तो फिर इसको आइडिया भी नहीं रहता है, और इस तरह से अगर अपने सबऑर्डिनेट के साथ डिसीजन लेता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो ये इफेक्टिवली वे में अपना वर्क करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ये भी मेंशन किया गया है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ये होता है कि बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन जो होता है, ये डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल
पे दिखाता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन लेवल से लोअर लेवल तक, डिसेंट्रलाइजेशन लेवल तक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर को, वर्क को, ये चीज़। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी भी होना जरूरी है, ठीक है, इस चीज़ में। तो हम लोग सेंट्रलाइजेशन देखें, उसके बाद डेलीगेशन देखें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कैरेक्टरिस्टिक का इसका बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन जो होता है इसमें, ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो ऑटोनॉमी जो होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे ऑटोनॉमी देखने को मिलता है, ठीक है। इट मीन्स कि जो ये पर्सन जो ऊपर लेवल पे बैठे रहता है, इनका मनमानी, इट मीन्स कि मतलब ये किस तरह से इनको डिसीजन लेना, इन पे ज़्यादा लोड रहता है, ठीक है। और लोअर एम्प्लॉय का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सारा चीज़ बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, और या फिर कोई ऐसा क्राइसिस आ गया, इस चीज़ में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं। एडवांटेज का बात करते हैं तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज लाना, ठीक है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, ये सारा चीज़ यहाँ पे इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पर्सन को डिसीजन लेना है, एक पर्सन को डिसीजन देना है, तो ये थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर मोटिवेशन एम्प्लॉई का भी रिड्यूस हो जाता है कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवर बर्डन हो जाता है टॉप मैनेजमेंट पे, ये सारा चीज़ आप समझ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आपको पता है, मैंने अभी बता दिया कि डिसीजन मेकिंग जो होता है अपर टू लोअर लेवल तक देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें यही है, बाकी तो कुछ खाता नहीं है इसमें। एडवांटेज का बात करते हैं तो फास्टर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लोकल इशू को हैंडल करना आसान रहता है, एम्प्लॉई का एम्पावरमेंट अच्छे से हो पाता है यहाँ पे, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है लोकल लैंग्वेज का, लोकल नॉलेज का, लोकल सारा चीज़ जो होता है, ठीक है। तो फिर डिसएडवांटेज का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ के एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो जो पॉलिसीज़ में जो कंसिस्टेंसी रहता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाता है कभी कभी, चैलेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। अब हम लोग आते हैं, आज देखिए हम लोगों ने 2 टॉपिक कर लिया ऑलरेडी कवर। ये हम लोग का थर्ड टॉपिक रहेगा, ब्यूरोक्रेसी मीनिंग ओरिजिन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये इसको हम लोग देखते हैं।